चू यमिंग मुस्कुराया। यह 80 मिलियन की है। पूरे लॉन्ग कंट्री में बस एक ही है। लू शेंग ने आश्चर्य से कहा, 80 मिलियन? कमाल। वह कार के पास झुककर देखने लगा। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। सच कहूं तो मुझे बहुत जलन हो रही है। अगले ही पल उसकी मानसिक शक्ति फट पड़ी। एक सेकंड बाद महंगी कार दबकर पूरी तरह चपटी हो गई। चू यमिंग चीख पड़ा, मेरी कार! लू शेंग ने हाथ झाड़े और जेब में डाल दिए। अब अच्छा लग रहा है। चू यमिंग गुस्से से कांपने लगा। तुम मरना चाहते हो क्या? उसने चिल्लाया। लू शेंग ने और ज्यादा मानसिक दबाव छोड़ा। चू यमिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। लू शेंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। नाम है लू शेंग। चेन परिवार की ही लिंगसू का करीबी दोस्त हूं। अगर दिक्कत है तो मुझसे मिल लेना। फिर उसने पीछे इशारा किया। वो रही ही लिंगसू। सबने एक साथ ही लिंगसू की ओर देखा। वह खुद भी हैरान रह गई। मैं? चू यमिंग अपनी चपटी कार देखकर सिर पकड़कर बैठ गया। ही लिंगसू ठंडी पसीने में डूब गई। यह क्या हो रहा है? वह बुदबुदाई। लू शेंग मुस्कुराया। माफ करना, लेकिन यंग मास्टर की शानदार लव लाइफ देखकर मुझे थोड़ी जलन हो गई। चू यमिंग गुस्से से रोने लगा। ही लिंगसू, मैं यह दिन कभी नहीं भूलूंगा। ही लिंगसू कुछ बोल पाती उससे पहले लू शेंग ने उसकी कमर पकड़ ली। चलो यहां समय बर्बाद मत करो। नौकर हैरान खड़ा रह गया। लू शेंग और ही लिंगसू आखिर हैं कौन, जो चू परिवार को यूं चुनौती दे रहे हैं? अंदर आते ही लिंगसू ने उसे जोर से धक्का दिया। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? उसने गुस्से से कहा। लू शेंग ने कंधे उचका दिए। नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। जब ही लिंगसू अब भी उसे घूर रही थी, उसकी आंखों में जैसे सचमुच खंजर चल रहे हों, तब लू शेंग ने एक पल के लिए उस शानदार कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसके दिमाग में तेजी से कोई ढंग का बहाना ढूंढने की कोशिश चल रही थी। कोई वजह। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा कुछ सोचते हुए जो उस औरत को थोड़ा भी भरोसेमंद लगे, जो अभी बस 2 सेकंड दूर थी जोर से चिल्लाने से। मिल गया। लू शेंग ने दिमाग में चू यमिंग की एक तस्वीर बनाई, जैसे उसके इरादे बहुत ही गंदे और घटिया हों। वो लड़की तो कमाल की है, उसने कल्पना की कि वो बिगड़ैल लड़का ऐसा कह रहा होगा। इसी सोच को पकड़कर लू शेंग फिर से ही लिंगसू की तरफ मुड़ा, अब पूरे आत्मविश्वास के साथ। अरे बस उस आदमी को देखो। उसके चेहरे पर साफ लिखा है, वो पूरी तरह मुसीबत है। एक बिगड़ा हुआ घमंडी लड़का। और आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, वो जरूर नोटिस करता। फिर दिमाग में गंदी बातें लाता और किसी भी तरह तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करता। इतना कहकर उसने समझाने के अंदाज में उसके सिर पर हल्के से थपथपा दिया, जैसे कोई बुजुर्ग समझा रहा हो। तुम तो बहुत ही मासूम हो। ऐसे शिकारी और घटिया लोगों की नजर में तुम सबसे आसान निशाना हो। लू शेंग वैसे ही बहुत करीब आकर बड़ी अपनापन दिखाने वाली एक्टिंग जारी रखे हुए था। वैसे भी ज्यादातर वेब नॉवेल्स में कहानी ऐसे ही चलती है। मैं बस पहले से सावधानी बरत रहा हूँ, खतरे को शुरू होने से पहले ही खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। उसकी ये अजीब और उलझी हुई दलील सुनकर ही लिंगसू पूरी तरह चुप रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि जवाब क्या दे। वो वहीं खड़ी रह गई, उसकी बातें बार बार दिमाग में दोहराती हुई, उसमें कोई गलती ढूंढने की कोशिश करते हुए।
कम से कम 7,749 बार सोचने के बाद भी ही लिंगसु पूरी तरह ये नहीं कह पाई कि शायद लू शेंग सच में अपने अजीब तरीके से उसकी फिक्र कर रहा था। आखिर उसने लंबी सांस ली और आधा अधूरा सा थम्स अप दिखाया। ठीक है, जो भी है, तुम ही बॉस हो। जैसे ही वे दोनों मुख्य हॉल की तरफ बढ़े, दावत का शोर शराबा उन्हें घेरने लगा। औपचारिक भोज अब शुरू होने ही वाला था और सुनहरे दरवाजों से लगातार ऊंचे दर्जे के मेहमान अंदर आ रहे थे। भीड़ हर मिनट बढ़ रही थी। महंगे इत्र की खुशबू हवा में फैल रही थी और कांच के गिलासों की टकराने की आवाज गूंज रही थी। तभी भीड़ के बीच चू यमिंग दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी गुस्से से भरा हुआ था और उसकी आंखें पूरे हॉल में ऐसे घूम रही थीं जैसे सर्चलाइट, जब तक कि वो लू शेंग और ही लिंगसु पर जाकर टिक नहीं गईं, पूरी जानलेवा नियत के साथ। कुछ ही देर में ही लिंगसु का घमंडी और बेकार सा मशहूर कजिन भी उन्हें देख चुका था। ओह, तो ये रहे। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वो तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगा। लिंगसु, उसने पास आते हुए तेज आवाज में पुकारा। उसकी आंखें पहले लू शेंग के कपड़ों को ऊपर से नीचे तक जांचती हुई गुजरीं, फिर वापस ही लिंगसु पर आकर ठहर गईं, साफ नाराजगी के साथ। ही लिंगसु ने तुरंत नजर झुका ली और धीरे से बोली, कजिन। आदमी ने तिरस्कार भरे इशारे से लू शेंग की तरफ दिखाया और पूछा, क्या तुम अपने इस रंगीन दोस्त का परिचय नहीं कराओगी? ओह, मैंने सब सुन लिया है। इसने अभी अभी चू परिवार के यंग मास्टर को भड़का दिया, लड़ाई शुरू की, एक लग्जरी कार तोड़ दी और ऊपर से हमारे परिवार का नाम भी ले लिया। क्या ही कमाल का आदमी है। उसने बात खत्म करते हुए ठंडी छिपी हुई धमकी सीधे लू शेंग की तरफ फेंकी। ही लिंगसु बिल्कुल असहाय हो गई, बस हकलाकर बोली, कजिन प्लीज। जबकि लू शेंग ने बस अपना मुंह ढक लिया ताकि उसकी हल्की सी हंसी बाहर न निकल जाए। ये छोटा सा लड़का सच में बड़ा मजेदार है। लू शेंग की आवाज हल्की थी, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। अगर उसके कानों ने गलत नहीं सुना था, तो यह बेकार कजिन इस समय अंदर ही अंदर टूट रहा था। सूट पहने आदमी ने उसे घूरा, उसका गुस्सा भीतर उबल रहा था। तुम हंस किस बात पर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो? लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, उसे अचानक उस युवक से निकलती हुई एक डरावनी, दबाव डालने वाली आभा महसूस हुई। उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया और वो डर के मारे पीछे लड़खड़ा गया। वो सूट वाला आदमी कोई कमजोर नहीं था, वो असली रैंक 6 मार्शल आर्टिस्ट था। फिर भी इस पल उसके सिर की त्वचा सुन्न हो गई और चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। ये कैसी ताकत है? उसने सोचा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मैं एक प्रमाणित रैंक 6 हूं, फिर भी इस लड़के की एक नजर भी सहन नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सीधे किसी अंधहीन, आत्मा निगलने वाले अंधे गड्ढे को देख रहा हूं। ही लिंगसु का कजिन इस दबाव से लगभग कुचल रहा था। उसके घुटने मुड़ने लगे और खड़े रहना मुश्किल हो गया। तुम सिर्फ सेंट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट नहीं हो, है ना? वो हकलाया। उसका सारा घमंड टूट चुका था। एक दुर्लभ प्रतिभा जो शायद ग्रांड मास्टर बन सकती है। तो क्या? अगर तुम टैलेंटेड हो तो क्या हुआ? हमारे चेन परिवार के पीछे एक रैंक 8 ग्रांड मास्टर खड़ा है। तुम उसके सामने क्या कर लोगे? आज जो भी किया है उसका तुम्हें पछतावा होगा। मेरी बात याद रखना। इतना कहकर वो आदमी तुरंत मुड़ा और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा। पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वो बस कुछ ही कदम दौड़ा था कि अचानक किसी ताकत ने उसे जोर से पीछे खींच लिया। है, ये क्या हो रहा है? मैं भाग क्यों नहीं पा रहा? ये क्या चीज है?
वो पूरी ताकत लगा रहा था। उसकी मांसपेशियां उभर आई थीं, लेकिन वो वहीं जड़ की तरह खड़ा रह गया, जैसे अदृश्य लोहे की जंजीरों ने पकड़ रखा हो। लू शेंग की आंखें चमक उठीं, उसकी मानसिक ऊर्जा सक्रिय हो चुकी थी। क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी थी? बस एक विचार से ही उसने कजिन को हवा में उठा लिया, जैसे कोई कठपुतली हो। आदमी घबरा गया और ही लिंगसु की तरफ चिल्लाने लगा, उसे रोको। मेरी मदद करो, मदद करो प्लीज। लू शेंग की उंगलियां कसकर मुट्ठी में बंद हो गईं, उसकी आंखें नीली बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे? वो सारी घटिया बातें क्यों कर रहे थे? ही लिंगसु पूरी तरह स्तब्ध खड़ी थी, उसका दिमाग इस तेज घटनाक्रम को समझ ही नहीं पा रहा था। आखिर वो चिल्लाई, लू शेंग बस करो, यहां और परेशानी मत खड़ी करो। उसे तुरंत नीचे रखो, इसे पब्लिक तमाशा मत बनाओ। लू शेंग ने एक पल के लिए ही लिंगसु की तरफ देखा, फिर हल्का सा कंधे उचकाया। ठीक है, जब तुम इतनी विनम्रता से कह रही हो तो बताओ इसे कहाँ रखूं? उसकी नजर हॉल के बड़े दरवाजे की तरफ गई। चेहरे पर एक शिकारियों जैसी मुस्कान आई और उसने उंगली झटका, कजिन हवा में गोली की तरह उड़ गया, चीखता हुआ सीधे बैंक्वेट हॉल की दीवार की तरफ। घमंडी कजिन का शरीर जोरदार धमाके के साथ दीवार तोड़ते हुए सीधे औपचारिक भोज के बीच जा गिरा। पूरी जगह अफरातफरी में बदल गई। स्नैक्स की ट्रे उड़ गईं, महंगी शराब की बोतलें टूट गईं। उसकी लैंडिंग पूरी तरह शर्मनाक थी। मेहमान घबराकर चिल्लाने लगे और भागने लगे। ये क्या था? अभी क्या उड़कर अंदर आया? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सबको समझ आया, वो कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान था जो मलबे के बीच दर्द से कराह रहा था। ही लिंगसु की आंखें बिल्कुल सुन्न हो गईं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया जैसे भूत हो। सब खत्म, सब खत्म हो गया। उसने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। इतने सालों की मेहनत, चेन परिवार से थोड़ा सम्मान पाने के लिए की गई सारी कोशिशें, सब कुछ एक ही दोपहर में बिखर गया। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, रास्ता खाली करो, सब लोग हट जाओ, यंग मास्टर चू के लिए रास्ता बनाओ। चू यमिंग गुस्से से भरा हुआ अंदर आया, उसके साथ कई ताकतवर गुंडे थे। साफ दिख रहा था कि वो बदला लेने आया है। उसने कांपती उंगली से सीधे लू शेंग की तरफ इशारा किया। वही है, वही लड़का। गुंडों की नजर तुरंत उस पर टिक गई। चू यमिंग चिल्लाया, तुम घटिया नीच लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि एक नेशनल टूर्नामेंट जीतकर तुम दुनिया के राजा बन गए हो? वो तिरस्कार से हंसा। मैं पहले बस शिष्टाचार के लिए तुम्हारा खेल देख रहा था, अब तुम मरने वाले हो। फिर उसकी गंदी नजर ही लिंगसु पर गई। और तुम, मेरी खूबसूरत लड़की, इस लड़के को तोड़ने के बाद मैं तय करूंगा तुम्हारे साथ क्या करना है। अचानक भीड़ के पीछे से किसी ने जोर से हाथ हिलाया और आवाज लगाई, लिंगसु। चेन परिवार की भीड़ से एक औरत बाहर आई, करीब 40 साल की, बेहद खूबसूरत, गोरी त्वचा और शाही अंदाज। वो ही लिंगसु से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने गुस्से से कहा, तुम इस कचरे जैसे आदमी के साथ क्या कर रही हो? क्या हमें परिवार से निकलवाना चाहती हो? बिना जवाब सुने ही उसने ही लिंगसु का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। इधर आओ, अभी मेरे साथ चलो। हम यंग मास्टर चू से माफी मांगेंगे और इस गलतफहमी को खत्म करेंगे। तभी लू शेंग की आवाज धीरे से ही लिंगसु के कान में आई। ये क्या है? कोई टीवी ड्रामा चल रहा है क्या? वो मुस्कुराया। देखा, बिल्कुल नॉवेल जैसा। हीरोइन हमेशा सबका निशाना बनती है। ही लिंगसु की मां गुस्से से चिल्लाई,
चुप रहो, लेकिन अगले ही पल ही लिंगसु उसकी पकड़ से गायब हो गई। इतनी तेज हरकत की किसी की आंखों ने देखा ही नहीं। जब तक उसे समझ आया कि लिंगसु फिर से लू शेंग की बाहों में थी। तुम नीच आदमी, वो औरत चिल्लाती रही। कि लिंगसु, मेरी बात सुनो, अभी इस लड़के से रिश्ता तोड़ो। कि लिंगसु ने कुछ सेकंड सोचा, फिर शांत आवाज में बोली, माफ कीजिए मैडम चेन, लेकिन मैं आपके दिए हुए शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती। औरत का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने हाथ हिलाया और तुरंत कई ताकतवर आदमी आगे बढ़े। लू शेंग ने लड़की को कसकर पकड़ा और मुस्कुराया। चिंता मत करो, आज का अगला सीन बहुत मजेदार होगा। चेन परिवार का नेता चिल्लाया, दोनों को पकड़ लो। गुंडे दौड़ पड़े, लेकिन लू शेंग शांत खड़ा रहा। अगले ही पल उसके शरीर से एक डरावनी अदृश्य ताकत फैल गई। सारे गुंडे हवा में उड़ गए जैसे तूफान में पुतले उड़ते हैं। दूर से देख रहे एक आदमी और एक खूबसूरत औरत स्तब्ध रह गए। क्या ये ग्रैंड मास्टर है? वो आदमी चू यमिंग जैसा दिखता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। अचानक लू शेंग उसके सामने पहुंच गया और उसका हाथ पकड़ लिया। दर्द, छोड़ो मेरा हाथ, आदमी चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल लू शेंग ने उसे गेंद की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया। मैडम चेन यह सब देखकर डर से जड़ हो गई। भीड़ में दहशत फैल गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, कोई ग्रैंड मास्टर है क्या यहाँ? लेकिन कोई आगे नहीं आया। लू शेंग ने धीरे से ही लिंगसु का हाथ पकड़ा। देखा, यही है वो परिवार जिस पर तुम भरोसा करती थीं। तभी दरवाजे से एक भारी आवाज गूंजी। 3 शक्तिशाली लोग अंदर आए। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। चेन परिवार के लोग खुश हो गए। लू शेंग की नजर तंग माओलिन पर टिक गई। अचानक ही लिंगसु ने उसे धक्का दिया। लू शेंग, भाग जाओ, मैं उन्हें रोकूंगी। लेकिन लू शेंग हिला तक नहीं। वो बस मुस्कुराया और उसके आंसू पोंछ दिए। गहरी सांस लो, सब ठीक होगा। तुम अभी भी मुस्कुरा कैसे सकते हो? कि लिंगसु हिस्टेरिकल गुस्से में फट पड़ी। उसके छोटे छोटे मुक्के लगातार लू शेंग के सीने पर पड़ रहे थे। वह लगभग पूरी तरह भावनात्मक रूप से टूटने वाली थी। क्या तुम्हें मरने का शौक है? चेन परिवार तुम्हें चीर कर रख देगा। लू शेंग ने उसकी असली घबराहट देखकर अपना चेहरा नरम किया और धीरे से कहा, डरो मत। उनके पास लोग ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन असली लड़ाई में इस कमरे में या इस पूरे प्रांत में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे सामने टिक सके। अंदर ही अंदर वह इस विडंबना पर मुस्कुराया। कि लिंगसु, तुम इस कहानी की नायिका हो और मैं वही अजय सहारा हूं जिसका तुम इंतजार कर रही थी। मुझे इतनी आसानी से गिराया नहीं जा सकता। उसने उसे भरोसा दिलाया, उसके कंधे पर सांत्वना देते हुए हल्के हल्के थपथपाया और फिर अपनी नजर सामने बढ़ती भीड़ पर टिकाई। उसकी आंखें तेज हो गईं, उनमें शिकारी जैसी चमक थी जब उसने कमरे से कहा, असल मजा तो अभी शुरू हुआ है, इसलिए ध्यान से देखना। यह सुनकर ही लिंगसु का मुंह खुला का खुला रह गया। वह पूरी तरह स्तब्ध थी। उसकी आंखें फैल गईं और दिमाग इस तरह के बेपरवाह आत्मविश्वास को समझ ही नहीं पा रहा था। ओल्ड मास्टर चेन जिंगनन रुक गया। उसकी भौहें गहरी झुर्रियों में सिकुड़ गईं जब उसने लू शेंग को घूरा। उसकी आवाज में ठंडी घातक कठोरता थी जब उसने पूछा, क्या तुम वही बदतमीज लड़का हो जिसने मेरे परिवार की मेहमानवाजी का अपमान किया है? क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरा 80वां जन्मदिन बर्बाद करके जिंदा यहां से निकल जाओगे? लू शेंग ने परिवार के मुखिया की दिखावे वाली धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
उसकी नजर चेन जिंगनन को पार करते हुए उसके दोनों तरफ खड़े दो आदमियों पर जा टिकी। उसकी आंखें तंग माओलिन पर ठहर गईं और उसके होठों पर एक हल्की शरारती मुस्कान आ गई। डेप्यूटी चेयरमैन टैंग, उसने सहज और परिचित अंदाज में पुकारा। काफी समय हो गया। उम्मीद है आप ठीक होंगे। बुजुर्ग तंग माओलिन एक पल को जम गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि इस युवक ने उन्हें उनके पूरे पद और नाम से संबोधित किया है। क्या क्या सच में तुम ही हो, लू शेंग? तंग माओलिन के चेहरे पर कई जटिल भाव एक साथ गुजर गए। इस युवक की याद उसके दिमाग में गहराई से दर्ज थी। उसे अब भी साफ याद था कि राष्ट्रीय टूर्नामेंट के बीच लू शेंग ने एक ग्रैंडमास्टर को ऐसे मार गिराया था जैसे बच्चों का खेल हो। लियन जिबे की अचानक और हिंसक मौत की छवि उसे हमेशा परेशान करती रही थी, इसलिए उसके सामने खड़े इस राक्षस जैसे युवक का चेहरा भूलना उसके लिए नामुमकिन था। ओल्ड चेन, यह नौजवान, तंग माओलिन ने कहना शुरू किया, फिर अपने शब्द बहुत सावधानी से चुनते हुए रुक गया। वह परिवार के मुखिया की ओर मुड़ा और समझाने वाले लहजे में बोला, मेरे पुराने दोस्त, क्या तुम मेरी एक व्यक्तिगत विनती मान सकते हो और आज की बात को यहीं छोड़ सकते हो? लू शेंग कभी मार्शियल सेंट टैन झोंगयू द्वारा खुद चुना और सराहा गया एक प्रतिभाशाली युवक था। भले ही उनके रास्ते अलग हो चुके थे, तंग माओलिन को अब भी लगा कि ऐसी दुर्लभ प्रतिभा को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चेन जिंगनन ने ठंडी दृढ़ता से जवाब दिया, टैन, आज मेरा महत्वपूर्ण जन्मदिन है और यह लड़का यहाँ मेरी विरासत पर थूकने के इरादे से आया है। प्रतिष्ठा के नियमों के अनुसार मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता और नहीं छोड़ूंगा, चेन जिंगनन ने घोषित किया। लेकिन वह अपनी सजा का फैसला पूरा भी नहीं कर पाया था कि लू शेंग ने आराम से हाथ उठाकर रुक जाओ जैसा इशारा किया और उसकी बात बीच में ही काट दी। नहीं नहीं, मेरे कारण मत रुकिए, लू शेंग ने कहा। जो आपको करना है आराम से कीजिए। उस युवक के चेहरे पर एक चमकदार, बेफिक्र मुस्कान थी, जैसे इस स्थिति की गंभीरता से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तंग माओलिन की मध्यस्थता से ही लिंगसु को जो थोड़ी उम्मीद जगी थी, वह लू शेंग की इस उकसावे वाली बात से फिर से टूट गई। उसने उस आदमी को देखा जिसे वह अपना होने वाला पति मानती थी, और उसके दिल में पूरी बेबसी की लहर उठी। बस अब मुझसे नहीं होगा, उसने सोचा। जब से वह उससे फिर मिली थी, वह उसकी एक भी चाल का अंदाजा नहीं लगा पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी समझ से बहुत ऊपर किसी और ही स्तर पर काम कर रहा हो। पूरे हॉल में गहरी खामोशी छा गई, जैसे सबको शक हो कि कहीं उन्होंने उसकी बात गलत तो नहीं सुन ली। यहाँ तक कि चेन जिंगनन भी उलझ गया। उसका गुस्से से भरा भाषण उसके गले में ही अटक गया जब वह इस युवक के लापरवाह रवैये को समझने की कोशिश कर रहा था। तंग माओलिन के चेहरे पर हैरानी और चिढ़ का मिश्रण दिखा। यह तो उस लाइफलाइन को भी नहीं पकड़ रहा जो मैं दे रहा हूं, उसने सोचा। यह समझ नहीं पा रहा था कि लू शेंग पागल हो गया है या फिर किसी ऐसे खेल की स्क्रिप्ट पर चल रहा है जो सिर्फ वही देख सकता है। भीड़ की उम्मीदों का दबाव महसूस करते हुए और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए बेताब होकर चेन जिंगनन ने आंखें सिकोड़ लीं और फिर से घातक नजर से घूरा। नौजवान, उसने दबे गुस्से से कांपती आवाज में कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम यही रास्ता चुनना चाहते हो? वह रुका, लू शेंग को आखिरी मौका देते हुए कि वह उसके खिलाफ खड़ी घातक ताकतों पर दोबारा सोच ले। लू शेंग ने बस आराम से अपने हाथ पैर खींचकर शरीर को स्ट्रेच किया। उसकी नजर परिवार के समूह पर ऐसे घूम रही थी जैसे कोई उबकर चींटियों को देख रहा हो। उसने एक हाथ ऊपर उठाया और शांत, सपाट आवाज में कहा, मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल, पूरी तरह 100% यकीन। अब जल्दी करो। अगर हमला करना है तो तुम सब एक साथ आ जाओ।
मेरे पास ऐसी छोटी मोटी बातों में समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। डेप्यूटी चेयरमैन टैंग चेन जिंगनन ने सहज ही अपने पुराने दोस्त की ओर देखा, जैसे आखिरी पुष्टि चाहता हो। तंग माओलिन के चेहरे पर जटिल थकान और स्वीकार्यता का भाव था। वह चुप रहा और मार्शल दुनिया की अनकही भाषा में यह उसकी सुरक्षा वापस लेने जैसा था। एसोसिएशन के डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में उसकी दया भरी कोशिश का खुलेआम मजाक उड़ाया गया था और उसका गर्व उसे दूसरी बार विनती करने नहीं देता था। रास्ता साफ देखकर चेन जिंगनन का चेहरा घातक इरादे से विकृत हो गया। ठीक है, वह गर्जा। अगर तुम्हें इतना ही विनम्रता का सबक चाहिए तो मैं खुशी से सिखाऊंगा। जैसे ही वह हमला करने को तैयार हुआ, कमरे का माहौल तनाव से भर गया और लू शेंग की अपनी क्युआई भी फैलने लगी, अदृश्य लेकिन भारी, जो आने वाले खूनी टकराव का संकेत दे रही थी। जैसे ही पहला वार होने वाला था, 7 स्टार जनरल की वर्दी पहने वह मध्यम आयु का आदमी, जो अब तक चुपचाप उस समूह के बीच खड़ा था, अचानक बोल उठा। उसने तेजी से आगे कदम बढ़ाया और परिवार के मुखिया के हमले का रास्ता रोक दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए जब उस जनरल ने एड़ी मिलाकर बिल्कुल परफेक्ट सैन्य सलामी दी, सीधे लू शेंग की ओर। डुआन जून 5th वॉर जोन ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड लू शेंग को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। असर तुरंत हुआ। पूरे भोज हॉल में ऐसा लगा जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। कुछ पल पहले तक शोर से भरा कमरा इतनी गहरी खामोशी में डूब गया कि वह लगभग भारी महसूस होने लगी। यह अचानक औपचारिकता देखकर लू शेंग भी एक पल के लिए चौंक गया और हल्का सा झपका। उसने सलामी देने वाले आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा। अरे यार, उसने मन ही मन हल्की मुस्कान के साथ सोचा भी नहीं था कि इतनी दूर जगह पर ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का कोई आदमी मिल जाएगा। क्या अजीब संयोग है, लू शेंग ने सोचा। लू शेंग के चेहरे पर हल्की उलझन देखकर लेफ्टिनेंट जनरल तुरंत बोला, लॉर्ड लू, हम पहले मिल चुके हैं। डुआन जून ने गहरे सम्मान के साथ समझाया, ईस्टर्न मिलिट्री रीजन टूर्नामेंट में डोंग शेंगी और मैंने मिलकर आपके खिलाफ लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आपने एक ही साधारण मुक्के से हमें अखाड़े से बाहर उड़ा दिया था। क्या लॉर्ड लू को वह मुलाकात याद नहीं? यह सुनकर लू शेंग के चेहरे पर हल्की पहचान की झलक आई और उसने धीरे से सिर हिलाया। ओह हाँ, अब याद आया। उस थोड़ा जोर से गिरने के लिए माफ करना। उसकी बातें विनम्र थीं, लेकिन मन में वह साफ सोच रहा था, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। उस टूर्नामेंट में मैंने इतने जनरलों को नंगे हाथों से हरा दिया था कि सब बस एक जैसी वर्दियों का धुंधला सा झुंड लगते हैं। मैं हर चेहरा कैसे याद रखूं? चेन जिंगनन बिल्कुल जड़ होकर खड़ा था। उसके चेहरे पर खाली भाव था जब वह लू शेंग और झुककर सलामी देते लेफ्टिनेंट जनरल के बीच देख रहा था। जिस 7 स्टार जनरल को बुलाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वही एक युवक को इतनी श्रद्धा से सलाम कर रहा था। उसका दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। अब लेफ्टिनेंट जनरल डुआन, उसने कमजोर आवाज में कहा, क्या आप सच में इस लू शेंग को जानते हैं? डुआन जून ने बिना हिचक सिर हिलाया। लॉर्ड लू शेंग हमारे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का सबसे चमकदार सूरज हैं। वह पूरे पूर्व के जनरलों के निर्विवाद किंग हैं। ऑल मिलिट्री रीजन मार्शल आर्ट्स परफॉर्मेंस के दौरान मैं तो बस उन कई लोगों में से एक था जो उनके पीछे चल रहे थे। जैसे ही डुआन जून ने यह कहा, भोज हॉल के हर मेहमान के चेहरे पर झटका साफ दिखने लगा। ठंडी सांसें पूरे हॉल में सुनाई देने लगीं जब ये उपाधियां सबके दिमाग में बैठीं। पूर्व का सबसे चमकदार सूरज, जनरलों का किंग, ये सिर्फ तारीफ नहीं थीं, ये ऐसे भारी और प्रभावशाली खिताब थे कि आम लोग और बड़े व्यापारी तक सन्न रह गए।
यह खुलासा सुनकर बुजुर्ग तंग माओलिन भी साफ तौर पर हिल गया। उसके दिमाग में समय की गणना दौड़ने लगी। कितना समय हुआ? मुश्किल से आधा साल, सही, उसने सोचा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। इतने कम समय में लू शेंग ग्रैंड मास्टर स्तर में पहुंच गया, रैंक 8 तक चढ़ गया, और अब तो लगता है कि सेना के शीर्ष तक पहुंच गया है। यह सिर्फ प्रतिभा नहीं, यह तो किसी सपने जैसा असंभव है। परिवार का मुखिया और पूरा चेन परिवार सदमे में जड़ हो गया। उनके लिए डुआन जून एक अजय दिग्गज था, जिसे वे सिर्फ तंग माओलिन की दोस्ती और थोड़ी किस्मत से बुला पाए थे। यह जानना कि उनके दिग्गज को लू शेंग ने एक ही मुक्के में हरा दिया था और वह इसे सम्मान की बात मानता था, उनके लिए बेहद भारी झटका था। परिवार के सम्मानित पुरुषों के चेहरे सफेद पड़ गए जब उन्हें एहसास हुआ कि वे लगभग देश के इतने बड़े व्यक्ति पर हमला करने वाले थे। चेन जिंगनन ने अपने झुर्रीदार चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाई, जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। तो यह सब बस एक गलतफहमी थी, वह हकलाते हुए बोला। दो दोस्तों के बीच की एक छोटी सी हार्मलेस गलतफहमी। लू शेंग ने उन लोगों को देखा जिनका रवैया पूरी तरह पलट चुका था, और उसने धीरे से थकी हुई सांस ली। मैं तो असल में यहाँ सब साफ करने आया था, उसने सोचा, लेकिन लगता है किस्मत ने मुझे मेहनत से बचा लिया। चेन परिवार परेशान जरूर है, पर उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसे माफ न किया जा सके। आज उन्हें कब्र में धकेलने की जरूरत नहीं। विला के विशाल हॉल के बीचों बीच ही लिंगसु अकेली खड़ी थी। आज की घटनाएं लगातार भूकंप जैसी थीं, जिससे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था, जैसे उसकी चेतना खुद को बचाने के लिए आपातकालीन बंद मोड में चली गई हो। लू शेंग धीरे धीरे उसके पास आया और उसके खाली चेहरे को देखते हुए हल्के मजाक में बोला, चलें, संघर्ष का भव्य चरम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। अब सच में हमें निकलना चाहिए, उसने धीरे से कहा। ही लिंगसु ने जैसे नींद में सिर हिलाया और मशीन की तरह उसके पीछे चल दी। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, उसकी माँ, वह मध्यम आयु की महिला, पीछे से दौड़ती हुई आई और बेचैन आवाज में चिल्लाई, लिंगसु, लिंगसु रुको। पीछे से उसकी माँ की आवाज लगातार गूंज रही थी, लिंगसु वापस आओ, हमें बात करनी है। लेकिन ही लिंगसु ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वह आवाज सिर्फ हवा की सीटी हो। वह लू शेंग के साथ कदम मिलाकर चलती रही और साफ दृढ़ आवाज में बोली, तुम सही थे। वह खोखला, नकली पारिवारिक प्यार अब मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मेरे पिता और मैंने 20 साल बिना उनके अच्छे से गुजारे हैं, और आगे भी वैसे ही जीते रहेंगे। अपने ऊपर थोपे गए पारिवारिक कर्तव्य की जंजीर तोड़ने के बाद ही लिंगसु के चेहरे पर सचमुच की चमकती मुस्कान आ गई। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं पहले कितनी अंधी और बेवकूफ थी, उसने स्वीकार किया। लू शेंग ने जेब में हाथ डालकर आराम से मुस्कुराते हुए कहा, लो, अब आई असली ही लिंगसु। युवक अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। अरे ही लिंगसु, सच बताओ, आज मैंने जो स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए तैयार की थी, कैसी लगी? क्या सच में तुम्हें अपनी कहानी की नायिका जैसा महसूस हुआ? ही लिंगसु ने उसे तिरछी नजर से देखा, उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसने बुदबुदाते हुए कहा, यहाँ असली नायक तो सिर्फ तुम थे। कल सुबह तक जिंगडू प्रोविंस के आधे लोग बात कर रहे होंगे कि ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का किंग ऑफ जनरल्स कैसे चेन परिवार के जन्मदिन के भोज में छा गया। यह सुनकर लू शेंग कुछ पल चुप रहा, जैसे अपनी सार्वजनिक पहचान के असर को महसूस कर रहा हो। फिर वह जोर से हंस पड़ा। मेरी प्यारी होने वाली वाइफी, ही लिंगसु, बिल्कुल यही तो लेजेंडरी असर में चाहता था। वाइफी शब्द सुनते ही लिंगसु वहीं रुक गई और हैरानी में एक छोटी सी चीख निकल गई। कुछ पल के लिए जैसे समय ठहर गया। ही लिंगसु का दिल तेज धड़क रहा था,
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही सुना या दिमाग खेल कर रहा है। उसने उसकी ओर मुड़कर बड़ी आंखों से पूछा, तुमने अभी मुझे क्या कहा? युवक ने लापरवाही से हाथ हिलाकर माहौल हल्का कर दिया। कुछ नहीं, चिंता मत करो। मैं आमतौर पर इतना लापरवाह नहीं होता, वादा करता हूँ। उसने एक उंगली उठाकर नाटकीय हीरो जैसी मुद्रा बनाई। अरे वाह, मैं भी कमाल हूँ, वह गर्व से बोला। आमतौर पर मैं बहुत समझदार, विनम्र और लोकी आदमी हूँ, लेकिन आज तुम्हारे लिए एक खास अपवाद कर दिया। ही लिंगसु ने शक भरी नजर से लू शेंग को देखा और फिर जल्दी से 2 लंबे कदम आगे बढ़ा लिए ताकि अपनी मुस्कान छिपा सके और ऐसा दिखा सके कि वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही। हाँ हाँ, ठीक है। जिस दिन सूअरों के पंख निकलकर उड़ने लगेंगे, उस दिन मैं मान लूंगी कि तुम विनम्र आदमी हो, उसने पीछे मुड़कर कहा। पीछे खड़ा लू शेंग ऐसे भाव बना रहा था जैसे उसे बहुत गलत समझ लिया गया हो। उसे जाते हुए भी मजाक करते और शरारत करते देख ही लिंगसु बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उधर लू शेंग की नजर दूर क्षितिज की ओर चली गई और उसका दिमाग फिर अपनी रणनीति के ठंडे हिसाब में लौट गया। मैंने खुद को परफेक्ट चारा बनाकर ब्लैक डीमन सोसाइटी को बाहर निकाला और खत्म किया, फिर इच्छा प्रक्षेपण से लियनसु का खतरा हटाया और अंत में चेन परिवार की ताकत को अंदर से तोड़ दिया। हर कदम सोचा समझा था। उसने प्रतिष्ठा और व्यावहारिकता दोनों का संतुलन रखा था, जिससे उसकी योजना बेहद सटीक तरीके से पूरी हुई। लेकिन जीत कर जाते समय भी उसके मन के किसी कोने में हल्की बेचैनी बनी रही। उसके माथे में मौजूद अमर कोशिकाएं शांत थीं और किसी तत्काल खतरे का संकेत नहीं दे रही थीं। फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसकी योजना में कोई छोटा मगर अहम विवरण कहीं छूट गया हो। चेन परिवार की हवेली से दूर जाते हुए लू शेंग ने मन ही मन फिर से फायर सीड रिसोर्स डाटाबेस खोला और रणनीतिक नक्शों व दुश्मनों के डेटा को दोबारा देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर भी वह अजीब सा एहसास बना रहा, जैसे उसकी तर्क प्रणाली में कोई भूत छिपा हो। आखिरकार उसने सिर हिलाया, ठुड्डी सहलाई और बुदबुदाया, शायद कुछ नहीं। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। अरे रुको, लू शेंग ने आवाज लगाई। उसकी आवाज रास्ते में हल्की गूंजती हुई ही लिंगसु तक पहुंची जो आगे तेजी से चल रही थी। ही लिंगसु, जब तक अभी थोड़ा शांत समय मिला है, क्यों न हम इस मौके का इस्तेमाल अपनी अगली दवा की फार्मूला स्पेसिफिकेशन पर चर्चा करने में करें। जैसे ही युवक ने मुनाफे की बात छेड़ी, ही लिंगसु बिजली की तरह मुड़ी। उसकी आंखें दूर चमकते तारों जैसी चमक रही थीं, जैसे तुरंत और पूरी साझेदारी के लिए तैयार हों। उसकी इस अचानक उत्साह की रफ्तार देखकर लू शेंग एक पल को हैरान रह गया और मन ही मन सोचा, लगता है इस लड़की की आत्मा में कोई खास इंजन लगा है जो सिर्फ तब जलता है जब बात हाई लेवल अल्केमी और फार्मूलेशन की हो। उसी समय चेन परिवार की हवेली के मुख्य बैठक कक्ष में चेन जिंगनन गंभीर सोच में बैठा था। उसके साथ बुजुर्ग यांग ही और शक्तिशाली जनरल दूलू भी थे। भारी खामोशी तोड़ते हुए चेन जिंगनन ने ईमानदारी से कहा, आज हमारे सबसे कठिन समय में आने के लिए मैं आप दोनों का दिल से आभारी हूँ। चेन परिवार सच में भाग्यशाली है कि ऐसे महान लोग हमारे साथ खड़े हैं। अगर आप हस्तक्षेप नहीं करते तो शायद हमारी विरासत पूरी तरह खत्म हो जाती। बुजुर्ग यांग ही ने धीरे से कप नीचे रखा और हाथ हिलाते हुए कहा, यह तो छोटी सी बात थी मास्टर चेन, इसे इतना बड़ा मत समझिए। और याद रखिए, यांग ही ने गहरी नजर से आगे कहा, हर काले बादल के पीछे एक उजली किरण होती है। आपको इस अराजकता को मौका बनाकर अपने कबीले की आंतरिक व्यवस्था को साफ और पुनर्गठित करना चाहिए। आखिरकार अगर स्थिति को समझदारी और विनम्रता से संभाला जाए तो वह युवती अभी भी चेन परिवार की एक अहम शाखा मानी जा सकती है।
यांग ही की बात बीच में रुक गई जब जनरल दूलू जून थोड़ा आगे झुका और गंभीर लेकिन समझाने वाले लहजे में बोला, चेन ओल्ड मास्टर, कृपया मेरे देर से हस्तक्षेप करने पर नाराज मत होइए। सच कहूं तो इतने साधारण माहौल में उस दिग्गज सिक्स्थ सीट को देखकर मैं खुद चौंक गया था। इसलिए मुझे पहले हालात को ध्यान से देखना जरूरी लगा ताकि उसकी पहचान की पुष्टि कर सकूं। चेन जिंगनन ने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, जनरल दूलू, आप बहुत विनम्रता दिखा रहे हैं। आज अगर आपकी प्रभावशाली मौजूदगी नहीं होती तो चेन परिवार किसी भयानक संकट में पड़ सकता था। भले ही चेन जिंगनन उम्र में उससे बड़ा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उनके दर्जे में कितना बड़ा अंतर है। वह सिर्फ एक प्रांतीय परिवार का मुखिया और ग्रैंड मास्टर था, जबकि दूलू जून सेना का एक दिग्गज था। दूलू जून ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गहरी सोच की छाया थी। ऑल मिलिट्री रीजन मार्शल आर्ट्स कंपटीशन शुरू होने से पहले कुछ भू-राजनीतिक बातें बेहद गोपनीय हैं, इसलिए मैं आपको पूरी तस्वीर नहीं बता सकता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि सिक्स्थ सीट की छिपी ताकत आपकी कल्पना से भी कहीं आगे है। उसने यांग ही की ओर अर्थपूर्ण नजर डाली और धीमी आवाज में जोड़ा, इस समय सेना के ऊपरी स्तरों में एक मजबूत गुट है जो सिक्स्थ सीट को बेहद महत्व देता है। उनका मानना है कि भविष्य में उसका दर्जा उस महान व्यक्ति के बराबर होगा जो ओल्ड मैन यांग के पीछे खड़ा है। दूलू जून की बात सुनकर यांग ही का पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा, जबकि चेन जिंगनन के चेहरे पर शुद्ध सदमा छा गया, क्योंकि जिंगडू प्रोविंशियल मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में यांग ही के पीछे खड़े बड़े आदमी की पहचान बेहद डरावनी महत्व रखती थी। चेन जिंगनन की सांसें तेज हो गईं, जैसे सदमे की लहरें उसकी स्थिरता को तोड़ रही हों। क्या उसके पीछे खड़े संरक्षक वही महान मार्शल सेंट टैन झोंग्यू हैं? क्या इसका मतलब है कि लू शेंग में भविष्य में 9वें स्तर के मार्शल सेंट बनने की क्षमता है? उसने सोचा। उसने पहले ही लू शेंग की स्थिति का काफी ऊंचा अनुमान लगाया था, लेकिन असली सच्चाई उसकी कल्पना से 100 गुना ज्यादा चौंकाने वाली थी। अगर वह दिन सच में आ गया, जैसा दूलू जून ने कहा, तो चेन परिवार बेहद खतरनाक स्थिति में होगा। कुछ देर बाद चाय ठंडी हो चुकी थी, मिठाइयाँ खत्म हो गई थीं और दिन की सबसे भारी बातें हो चुकी थीं। दूलू जून अपनी सीट से उठा, अपनी वर्दी ठीक करते हुए बोला, ठीक है, फिलहाल जितना बताना उचित था उतना बता दिया। अब मैं चलता हूँ। चेन जिंगनन तुरंत खड़ा हुआ और झुककर बोला, कृपया मुझे आपको बाहर तक छोड़ने का सम्मान दीजिए जनरल दू। कमरे में अब सिर्फ यांग ही रह गया था और दूलू जून की चौंकाने वाली बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह युवक जो हाल ही में उसकी रिपोर्ट में एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में उभरा था, इतने कम समय में इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया। यह मार्शल आर्ट्स के प्राकृतिक नियमों को तोड़ने जैसा था। जो भी हो, उसने खाली कमरे से कहा, मुझे यह खबर तुरंत मार्शल सेंट तक पहुंचानी होगी। हालांकि शायद मास्टर को पहले से ही सब पता होगा, यांग ही ने हल्के आश्चर्य से सिर हिलाते हुए कहा। अगले ही पल उसकी आकृति धुंधली हुई और वह रात की ठंडी हवा में गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। लू शेंग और ही लिंगसु होटल के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचे और रात के लिए एक दूसरे से विदा लेने लगे। जाने से पहले लू शेंग ने उसे सावधानी से लिखी हुई एक पर्ची दी जिसमें चौथे स्तर के गोल्डन ड्रैगन इलिक्सर का क्रांतिकारी फार्मूला था। ही लिंगसु ने उस नुस्खे को ऐसे पकड़ा जैसे कोई पवित्र खजाना हो। उसके चेहरे पर दुर्लभ अल्केमिकल खजाना पाने की सच्ची खुशी चमक रही थी। अपने होटल के कमरे में लौटकर युवक छत की बालकनी पर चला गया। नीचे फैले चमकते शहर को देखते हुए उसने हवा से कहा, आज नई फार्मूला ही लिंगसु को सौंपने के पीछे 2 रणनीतिक कारण हैं।
पहला, लिंगशेंग फार्मास्यूटिकल अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसे अपनी प्रतिष्ठा के लिए एक असली हाई एंड उत्पाद चाहिए जो कंपनी की तकनीकी ताकत और बाजार में बढ़ती पकड़ का पक्का सबूत बने। दूसरा, आज की भिड़ंत में जब पूरा माहौल मेरे खिलाफ था और सबकी नजर मुझ पर थी, तब ही लिंगसु एक पल के लिए भी नहीं डगमगाई। इतने भारी दबाव के बावजूद उसने मेरे साथ खड़े रहने का फैसला किया। यह उसकी मेरी वजह के प्रति पूरी वफादारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। भरोसे के बारे में सोचते हुए लू शेंग को याद आया कि लिंजे ने भी कुछ ऐसा ही साहस दिखाकर उसकी दोस्ती जीती थी। उसे साफ याद था वह नया छात्रों का सभा दिन जब वह अकेला पूरी क्लास के सामने खड़ा था। लिंजे डर से कांप रहा था, फिर भी आगे आकर उसके सामने खड़ा हो गया और पूरी क्लास को चिल्लाकर बोला, अगर तुम में से कोई भी मेरे होली ब्रो को छूने की सोचता है तो पहले मुझसे और मेरे पूरे परिवार से गुजरना पड़ेगा। यह याद आते ही युवक हल्के से हंस पड़ा। लिंजे के उग्र स्वभाव को याद करके उसका मन गर्म हो गया। वह सच में उसकी शुरुआती छात्र जिंदगी के सबसे शानदार और सबसे मजेदार पलों में से एक था। इतना समय बीत जाने का एहसास होते ही लू शेंग को अचानक अपने पुराने साथियों से मिलने की इच्छा हुई। अचानक युवक ने अपने स्टोरेज से सायन पॉइजन सेंट रेलिक निकाल लिया। यह दिखने में बहुत साधारण सा कंटेनर था, लगभग वैसा ही जैसा किसी मोहल्ले की दवा दुकान में मिलने वाली तेल की छोटी बोतल होती है। सच कहूं तो मैंने अभी तक इस चीज का ठीक से और गहराई से विश्लेषण नहीं किया है। सुना है यह इतना घातक जहर है कि 9वें स्तर के मार्शल सेंट की जान भी ले सकता है। लू शेंग की इस पदार्थ को लेकर जिज्ञासा बहुत गहरी थी। उसने पहले भी ड्रीमस्केप के विशाल आर्काइव में सायन पॉइजन सेंट रेलिक के बारे में खोज की थी और जो जानकारी उसे मिली थी वह चौंका देने वाली थी। इस जहर की ताकत सच में दंतकथाओं जैसी थी, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स के 10,000 साल आगे के भविष्य में भी इसे एक बेहद खतरनाक हथियार माना जाता था जो सबसे ऊंचे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को भी घातक नुकसान पहुंचा सकता था। रिकॉर्ड में एक डरावनी घटना का भी जिक्र था जहां ए रैंक स्तर के एक ताकतवर योद्धा की हत्या इसी अवशेष से की गई थी। उस घटना ने पूरी दुनिया के मार्शल समुदाय को पीढ़ियों तक हिलाकर रख दिया था। लू शेंग कुछ देर तक चुप बैठा उस छोटी सी बोतल को देखता रहा। आखिरकार उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा उसकी सावधानी पर भारी पड़ गई और उसके दिमाग में एक साहसी, लगभग पागलपन भरा विचार आने लगा। अगर मैं इसे खुद पर टेस्ट करूं तो क्या होगा, उसने सोचा। कहा जाता है कि यह जहर इतना ताकतवर है कि 9वें स्तर का मार्शल सेंट भी इसे सह नहीं सकता। अगर मैं इसकी थोड़ी सी भी विषाक्तता सह लेता हूं तो क्या इसका मतलब है कि मेरा शरीर अब मार्शल सेंट के स्तर के करीब पहुंच चुका है? इसके अलावा लू शेंग को यह भी जानना था कि यह जहर असल में काम कैसे करता है। आखिर यह इतने शक्तिशाली जीव की जैविक रक्षा को कैसे पार कर लेता है? आखिर 7वें स्तर का ग्रांड मास्टर भी अपनी कोशिकाओं की क्षमता से पृथ्वी के 99% जहर को बेअसर कर सकता है। ग्रांड मास्टर का प्राकृतिक इम्यून सिस्टम और जैविक फिल्टरिंग सिस्टम आम इंसान से दर्जनों, शायद सैकड़ों गुना बेहतर होता है। इतनी तेज कोशिका गतिविधि और मेटाबॉलिज्म के कारण आम जहर आमतौर पर शरीर में पहचान लिए जाते हैं, टूट जाते हैं और बाहर निकाल दिए जाते हैं, उससे पहले कि कोई लक्षण दिखे। और अगर किसी तरह जहर असर कर भी दे तो ग्रांड मास्टर की सुपरह्यूमन पुनर्जीवन क्षमता तुरंत उस नुकसान को ठीक कर देती है। प्राइमल फायर सीड्स के आर्काइव में ऐसे जहरों का भी जिक्र था जो 9वें स्तर या उससे ऊपर के एग्जॉटिक बीस्ट्स के सार से बनाए गए थे। ऐसे जहर जो सिर्फ जीन पर नहीं बल्कि उससे भी गहरी चीज पर हमला करते थे। आखिर जीन से भी गहरी चीज क्या हो सकती है? लू शेंग ने सोचा और कुछ पल के लिए उसके पास इसका जवाब नहीं था।
कहानियों में कहा गया है कि यह आत्मा या मूल अस्तित्व को स्थायी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मेरा जैविक ढांचा तो इम्पेरिशेबल सेल्स द्वारा पहले ही बदला जा रहा है, युवक बुदबुदाया। और स्टारफॉल इम्पेरिशेबल बॉडी के साथ मेरे पास ऐसी सुरक्षा है जिसकी कल्पना भी बहुत लोग नहीं कर सकते। उसने निर्णायक तरीके से बोतल की सील खोली और ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा ही भारी हो गई हो। लू शेंग लापरवाह नहीं था। वह पूरा सेंट ग्रेड जहर एक साथ पीने वाला नहीं था। वह बस थोड़ा सा परीक्षण करना चाहता था। उसने अपनी मानसिक शक्ति की एक पतली धारा से सटीक गणना शुरू की। अगर मैं टेलीकिनेसिस से एक बूंद का 10,000वां हिस्सा निकालूं तो उसकी प्रकृति समझने के लिए काफी होगा और शरीर भी नहीं टूटेगा। पूरी सावधानी के साथ उसने उस सार को पतला किया। मानसिक शक्ति को स्थिर हाथ की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने उस सूक्ष्म कण को एक गिलास में मौजूद गहरे हरे न्यूट्रल तरल में घोल दिया। जहर तुरंत घुल गया और तरल पूरी तरह रंगहीन और बिना किसी गंध के हो गया। लू शेंग ने गिलास उठाया और अपनी तेज दृष्टि से उसे देखा। उसकी उच्च स्तरीय मानसिक शक्ति भी कोई असामान्य कण नहीं पहचान पाई और उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति भी चुप थी। अब समझ आया कि मार्शियल सेंट्स भी इससे कैसे धोखा खा जाते हैं, उसने सोचा। फिर उसने बोतल हाथ में पकड़कर गिलास उठाया, जैसे किसी खाली जगह के नाम जाम उठा रहा हो। उसके काम सच में अजीब स्तर के थे। तरल पीने के बाद उसने गिलास को भी चबाकर चमकते टुकड़ों में तोड़ दिया। लू शेंग को अजीब सा रोमांच महसूस हुआ। जब तक इस प्रयोग का कोई भौतिक सबूत नहीं बचता, सब ठीक है। मेरे शरीर की ताकत से मैं हाई ग्रेड स्टील भी कैंडी की तरह चबा सकता हूं, तो कांच कोई बड़ी बात नहीं। असल में वह चाहता था कि जहर का कोई सूक्ष्म कण कमरे में न रह जाए। लू शेंग बिस्तर पर पद्मासन में बैठ गया और ध्यान की अवस्था में इंतजार करने लगा। ज्यादा देर नहीं लगी कि उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी। उसके पेट के अंदर अचानक तेज जलन फैलने लगी, जैसे पिघला हुआ सीसा फैल रहा हो। यह एहसास आखिर कैसे पैदा हो रहा है, उसने सोचा। उसने तुरंत अपनी मानसिक चेतना अंदर भेजी और अपने अंगों की विस्तृत जांच की। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि पेट की परत झाग की तरह फूलने लगी, फिर अचानक शांत हो गई और फिर से झाग बनने लगी। उसकी कोशिकाएं तेजी से फैल और सिकुड़ रही थीं, इतनी तेजी से कि कंपन की आवाज जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर दो अदृश्य ताकतें आपस में युद्ध कर रही हों। एक ताकत उसकी कोशिकाओं की संरचना बदलने और उन्हें किसी अजीब रूप में बदलने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसका शरीर पूरी ताकत से इस बदलाव को रोकने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट बाद उसे सच्चाई समझ आई। समझ गया, यह असल में जहर नहीं है। मेरी कोशिकाएं अभी एक बाहरी जैविक बुद्धिमत्ता से युद्ध कर रही हैं। यह जहर मेरी पहचान को मिटाकर मुझे किसी और रूप में बदलना चाहता है और मेरा शरीर अपनी पूरी ताकत से इसे रोक रहा है। लू शेंग ने गहराई से सोचा। यह केमिकल जहर नहीं, बल्कि बड़े स्तर का जेनेटिक युद्ध है। एग्जॉटिक बीस्ट्स के जीन बहुत आक्रामक और आक्रमणकारी होते हैं। उनके सार से संपर्क होने पर शरीर धीरे धीरे बदल सकता है और अंत में व्यक्ति एक विकृत प्राणी बन सकता है। ऐसे लोग उसने पहले भी देखे थे, जिनके शरीर एग्जॉटिक बीस्ट डीएनए से बदल गए थे। यह सेंट ग्रेड जहर सीधे 9वें स्तर के बीस्ट्स के जीन से बना था, इसलिए इसका असर और भी ज्यादा तेज था। भले ही लू शेंग ने बहुत पतली मात्रा ली थी, लेकिन इसका दबाव दर्जनों 7वें स्तर के राक्षसों का मांस खाने से भी ज्यादा था। लेकिन उसका शरीर बहुत शक्तिशाली था। स्टारफॉल इम्पेरिशेबल बॉडी की वजह से उसका शरीर इतना मजबूत था कि खतरा लगभग खत्म हो गया। कुछ ही देर में उसकी कोशिकाएं जीत गईं और सभी बदले हुए जीन नष्ट हो गए।
उसका पेट फिर सामान्य हो गया। बस इतना ही। रिकॉर्ड में तो कहा गया था कि यह जीन से भी ऊपर असर करता है। आखिर इसका मतलब क्या है, उसने सोचा। क्या ज़हर को अपना असली असर दिखाने के लिए पहले म्यूटेशन सफल होना जरूरी है? उसने फैसला किया कि इस बार इसे सीधे शरीर पर लगाएगा। उसने बोतल से एक बूंद निकाली, अपने नाखून से हथेली में हल्का कट लगाया और गहरे हरे तरल को घाव में टपका दिया। इससे ज्यादा साफ डेटा मिलेगा, उसने सोचा। यह एक छोटी सी बूंद भी करोड़ों की कीमत की थी। जैसे ही तरल उसके खून में मिला, प्रतिक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। लू शेंग को अपने दाहिने हाथ में अचानक बहुत तेज गर्मी महसूस हुई। ज़हर सक्रिय हो गया था। मेरा शरीर खुद ही इस बूंद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसके सफेद रक्तकण और ऊर्जा भंडार पूरी ताकत से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अचानक उसकी आंखों में पागलपन की चमक आई। उसने अपनी मानसिक शक्ति हाथ में भेजी। अगर ज़हर खुद जीत नहीं सकता तो मैं उसे मौका दूंगा। अपने मार्शियल दांव की इच्छा शक्ति से उसने अपने शरीर की रक्षा प्रणाली को दबा दिया। उसने जानबूझकर अपने हाथ की प्रतिरोध क्षमता कम कर दी ताकि ज़हर को जड़ पकड़ने का मौका मिले। चलो, मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। आखिरकार उसने ज़हर को पूरी तरह कोशिकाओं में घुलने दिया। कुछ पल बाद हथेली का घाव बंद हो गया। लू शेंग ने हाथ देखा और हैरान होकर बोला, बस इतना? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। लेकिन तभी कमरे में गीली फटने जैसी आवाज गूंजी। उसकी हथेली की त्वचा फट गई और उसमें से एक लाल, बिना पलक वाला आंख निकल आई जो घूमकर सीधे लू शेंग को देखने लगी। युवक तुरंत पीछे कूद गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और कई घंटों बाद पहली बार उसका दिल तेज धड़कने लगा।